हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू जीएस बाय आर के सर माई यूट्यूब चैनल्स। आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 8 का मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड फोए। इससे पहले मैं चैप्टर 1 का वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, लिंक पे आके क्लिक कीजिए और इस वीडियो को वॉच कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए चैप्टर 2 को एक्सप्लोर करने से पहले बता देता हूँ कि पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि इस टाइप की जितनी वीडियो है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के रूप में चले जाएंगे और आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी और साथ ही कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं लाइन बाय लाइन, ध्यान देंगे। ठीक है, कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इस वर्ड को सबसे पहले ब्रेक करेंगे। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, क्या होती है सूक्ष्म। ऑर्गेनिज्म का क्या होता है जीव। तो सूक्ष्म जीव के जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, एंड फोय मतलब कि शत्रु हैं। मित्र और शत्रु जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप कई प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। फिर भी और भी बहुत सारे जीव हैं जैसे कि हमारे चारों तरफ, विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी, जिसे हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, नॉर्मली हम लोग नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। इसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, या इसे आप रोगाणु भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मैट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। प्राय आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, निरीक्षण किया होगा, बरसात के दिनों में मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड, जो नमी होती है ब्रेड के ऊपर, ठीक है, वो ब्रेड को ख़राब कर देती है। एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ अ ग्रेइश वाइट पैचेज। आपने देखे होंगे एक ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, तो जब रेनी सीजन आती है तो उस पर एक पैचेज जैसे, छोटा छोटा पैचेज जैसे ऐसे ऐसे ग्रेइश कलर का आपको देखने को मिलता है ब्रेड के ऊपर। ठीक है, ऑब्जर्व दिस पैचेज थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको क्या करना है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इन पैचेज को ऑब्जर्व करनी है, निरीक्षण करनी है। तो यू विल सी अ टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आप देखेंगे छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर को आप लोग देखेंगे उस पैच में। डू यू नो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। क्या पता है कि ये स्ट्रक्चर है क्या और किधर से ये स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, कह रहे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। कुछ क्या करनी है, जो नमी हो वैसी मिट्टी को आपको लेनी है फ्रॉम द फील्ड, खेतों से, इन अ बीकर, एक बीकर में, एंड एड वाटर टू इट। आप क्या करनी है, उसमें कुछ पानी को भी मिला देने हैं। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन। जैसे जैसे पानी के नीचे में ये सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, वो नीचे में बैठेंगे। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अब क्या करनी है, उससे एक बूंद पानी लेनी है, ठीक है, कहाँ से, बीकर से, और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसे देखनी है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 2.2 टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड्स। कुछ बूंद पानी आपको पोखर से लेनी है। स्प्रेड ऑन अ ग्लास, एक ग्लास पे क्या करनी है, उसको उस बूंद पानी को फैला देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब आपको एक माइक्रोस्कोप की मदद से इसे वॉच करनी है, इसे देखनी है। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। आप क्या आप एक छोटे छोटे टीनी, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म को मूव करते देख पा रहे हैं। दिस ऑब्जर्वेशन शो, यह जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये दिखाता है कि पानी एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। जो आपने पानी पॉन्ड से लिया और जो मिट्टी अपने फील्ड से लिया, उसके अंदर बहुत सारे जीव, बहुत छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मैक्रोब्स। इसे आप जितने जो भी दिखते हैं उसे आप सभी को आप मैक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसे आप रोगाणु की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। कह रहा है कि खुली आंखों से आप इसे नहीं देख सकते, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या मैक्रोब्स को। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ, सच एज फंगस, ठीक है, डैट ग्रो ऑन ब्रेड, जो कि एक ब्रेड पे ग्रो करते हैं, कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आप देख सकते हैं।
अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और दूसरे को आप बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते। दैट इज़ वाई, यह इसलिए होता है कि दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसीलिए आप इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कह सकते हैं, क्योंकि आप इसे बिना माइक्रोस्कोप की मदद से आप नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, उसे चार ग्रुप में आप बांट देते हैं। दिस ग्रुप्स आर, जो पहला होता है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ एंड सम आर एल्गी। ये चार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ग्रुप्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स हैं। सम ऑफ दिज आर कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ जो हैं कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आर सोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4, जो कि फिगर 2.1 और 2.4 में आगे दिखाया गया है। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। ये भी क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप जो है वो भी आपको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप नहीं देख सकते थे खुली आंखों से, वैसे वायरसेस को भी आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसे माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये जो है अभिन्न होते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, ये सारे जितने भी मेजर कैटेगरी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उससे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इसलिए यह जो है रिप्रोड्यूस करता है केवल, रिप्रोड्यूस कहाँ करेंगे, केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट बोले तो चलो ये एक वायरस है, ठीक है, और ये क्या है, एक बॉडी है। तो वायरस जब तक इस बॉडी के अंदर नहीं चले जाएंगे तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये हो गया आपका होस्ट बॉडी, क्या हो गया, होस्ट बॉडी, और ये क्या है, वायरस। तो ये जब तक इसके अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब अपनी नंबर्स को नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। ये होस्ट जो क्या हो सकते हैं, या तो एक बैक्टीरिया हो सकता है, और या एक प्लांट, और या एक एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर सोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरस जो हैं फिगर 2.5 में आगे दिखाया गया, हम लोग देखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट ऑफ कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, लाइक में कोल्ड जैसे कि ठंडा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू जिसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ, जो कि किसके कारण होते हैं, आपके वायरस के कारण होते हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स एंड आल्सो कॉज बाई वायरस। जो गंभीर बीमारी जैसे कि पोलियो होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये सब किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। ये जो प्रोटोजोआ के कारण ही, प्रोटोजोन्स के कारण ही आपकी डिसेंट्री, ठीक है, और मलेरिया जैसी बीमारी होते हैं। वेरएज जहाँ की टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं, आर बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड और आपकी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बैक्टीरियल डिजीज। तो ऑप्शन अगर टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस है तो दोनों को क्लिक करेंगे, अगर सिंगल है तो सिंगल को क्लिक करेंगे, अगर दोनों है तो दोनों को क्लिक करेंगे, ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड क्लास 7। आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सीख चुके हैं, जान चुके हैं क्लास 6 में एंड क्लास 7 में। आइए फिगर 2.1 में देखिए, ये जो बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखाया गया है, ये बैक्टीरिया कुछ सीन है, उसको देखिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया का पिक्चर है जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर लिया गया है। आगे है, ये प्रोटोजोन का सीन है, कुछ देखिए। ये क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, स्पैरोगैरा, अमीबा, पैरामीशियम। ये प्रोटोजोआ का कुछ सीन्स है 2.3। प्रोटोजोआ का बीमारी क्या कैसे है, ठीक है, आपने इससे पहले बता चुका हूँ। प्रोटोजोआ से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी है इसको याद रखेंगे। तो ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम को ढंग से देखिए, क्लेमाइडोमोनास और ये स्पैरोगैरा, ये सब क्या है, ये जो है प्रोटोजोआ का ये है,
पार्ट आप देख सकते हैं, दिस वन इज प्रोटोजोआ एंड दिस वन इज एल्गी। ये एल्गी के हैं टाइप्स हैं, क्लाइमेडोमोनास, एस्पेरोगैरा, ये तो एल्गी के टाइप्स हो गए। और प्रोटोजोअन के टाइप्स कौन से हैं, ये अमीबा एंड पैरामीशियम्स। आगे देखिए फंजाई के जो अलग अलग हैं, जैसे कि ब्रेड मोल्ड्स है, पेनिसिलियम है और एस्पेजिलस है। ये 3 जो एग्जाम्पल हैं किसके, फंजाई के, इसको याद रखेंगे, ब्रेड मोल्ड्स, पेनिसिलियम, एस्पेजिलस। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल किसके हो गए, फंजाई के। और एल्गी के एग्जाम्पल क्या है, क्लाइमेडोमोनास, एस्पेरोगैरा, जो कि ऊपर दिखाया गया फिगर 2.2 में। और प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फिगर 2.2 वायरस का सीन दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ये वायरस का एक स्ट्रक्चरल सीन है, पिक्चर्स है, आप देखिए। इसमें जो है ये पार्ट जो है ये क्या करते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर इंटर करने के लिए दिया है। ठीक है, आगे जब हायर क्लास में जाएंगे तो इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। दिस पार्ट इज नॉन एज कोलर, ठीक है, दिस पार्ट इज अलग। ठीक है, तो ये अलग अलग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जब क्लास 11th में जाएंगे। जब 11th के मैं लेक्चर लूँगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो वायरस के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लिए। अब कह रहे हैं कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रहते कहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। कुछ एल्गी भी ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सच एज मेनी एल्गी एंड फंजाई। बहुत सारे जो एल्गी होते हैं और फंजाई होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये सभी प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। रेनिंग फ्रॉम आइस, ठीक है, बरसात से लेके जो आपको ठंडे बर्फ़ होते हैं वहाँ पे, क्लाइम टू हॉट स्प्रिंग, गर्म वातावरण में, एंड डेजर्ट, जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे भी, एंड टू मार्सी लैंड, जो दलदल जो ज़मीन होते हैं वहाँ पे भी। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ये बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, किसी जानवर के बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, साथ साथ ही इंसान के अंदर भी पाए जा सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कह रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं कहाँ पे, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, जबकि दूसरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो फ्रीली जीते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, कह रहा है क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल्स, कुछ इनमें से क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, इन मैनी वेज, कई तरीके से। वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, और कुछ जो होते हैं हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं और बीमारी को उत्पन्न करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स, आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार रूप से। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए फ्रेंडली होते हैं उसके बारे में देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका यूजेज देखिए बहुत सारे पर्पस में होते हैं, बहुत सारे कामों में होते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, आपकी दही बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेज होते हैं, साथ ही ब्रेड के लिए और केक के लिए। माइक्रो कैसे होता है, जैसे कि आपने दूध लिया, दूध में आपने क्या किया, जोड़न डाल दिया, कुछ दही जो पहले से वाला दही था वो छोटा सा अमाउंट आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये क्या करेंगे, सारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे, किसकी मदद से, लैक्टोबैसिलस नाम की जो बैक्टीरिया होती है, ये भी तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, साथ ही ब्रेड जो होती है, ब्रेड में भी यही होता है, डो कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या होता है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, ये डो को क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेड में। ठीक है, केक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आगे देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव सीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसका यूज़ जो है कहाँ कहाँ पे होता है, अल्कोहल को बनाने में भी बहुत दिनों से ऐसा होते आ रहा है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, ये हमारे वातावरण की सफाई करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी होते हैं, जो कार्बनिक
वेस्टेज होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स की पील्स होते हैं, सब्जियां की छिलके होती हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फीसेस ईटीसी, आपके पैखाना मलमूत्र आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस। ये सारे जो जितने भी खतरनाक खतरनाक जो आप जैसे कि पैखाना होते हैं, पेशाब होते हैं, जो एनिमल्स जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, इन सारे को ठीक है ब्रेक करके और इसको हार्मलेस में, मतलब कि ये आपके लिए नुकसान नहीं होते हैं, ऐसे में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसका रोल कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलिए, आपका इतना बड़ा एक एनिमल्स है, वो डेड हो गया, आपने क्या किया, एक मिट्टी के अंदर डाल दिया इसको, ठीक है। ये डेड एनिमल्स को कौन, ये यहाँ से सफाई कौन करेगा? एक बैक्टीरिया ही करेगा। कुछ दिन के बाद जब आप साल भर के बाद जाएंगे तो क्या ये डेड एनिमल्स जो है आपके इस मिट्टी के अंदर रहेंगे? नहीं रहेंगे। किसके वजह से नहीं रहेंगे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं रहेंगे। कुछ वेजिटेबल्स का पील्स ले लीजिए आप, ठीक है, टुकड़ा सब्जी के छिलके को, उसको आप बाहर में फेंक दीजिए। कुछ दिन के बाद क्या ये मिलेगा? 6 महीने के बाद आप वेजिटेबल पील्स मिलेगा। तो ये कह रहा है कि आपके इन्वायरमेंट की सफाई करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल्स है। एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। रिकॉल डैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। याद रखिए कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल जो है मेडिसिन बनाने में भी बहुत ज़्यादा होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन्स। एग्रीकल्चर के फील्ड में आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में ही पढ़ा होगा, ठीक है। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स के अंदर जो होते हैं, राइजोबियम नाम की जो एक बैक्टीरिया होती है, ठीक है। जो दलहन प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स में क्या होते हैं, लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम नाम की जो बैक्टीरिया होती है, ये क्या करती है, आपके जो नाइट्रोजन होते हैं उसके फिक्सेशन में बहुत बड़ा इसका रोल्स है। नाइट्रोजन को, जो आपके नाइट्रोजन 78% होते हैं खुले वातावरण में, लेकिन उसको क्या किया जाता है, डायरेक्ट ऐसे प्लांट्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से, इसी राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि सोल्युबल फॉर्म होता है और ये प्लांट्स के लिए एब्जॉर्बेशन के लिए रेडी होता है। तो यहाँ पे भी आप सॉइल फर्टिलिटी को फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए आपने एग्रीकल्चर के फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप यूज देख सकते हैं। आगे देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आइए जानते हैं कैसे बनाए जाते हैं मेकिंग्स ऑफ कर्ड्स, दही और ब्रेड के बारे में। यू हैव लर्नड इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में सीख चुके हैं। डेट मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। जो दूध होते हैं वो बदल जाते हैं दही में, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सी बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया के द्वारा। आई सो डेट माई मदर्स एडेड अ लिटिल कर्ड्स टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। मेरी मम्मी ने देखा कि मेरी मम्मी ने कुछ वार्म गर्म दूध था, उसमें क्या किया, तो कुछ दही के टुकड़े, छोटे दही के टुकड़े डाल दिए और एक दिन छोड़ दिए दूध को सेट होने के लिए, दही के लिए। आई वंडर्ड वाई, ये ऐसा क्यों करती है, मेरे को आश्चर्य लगा। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपके दही होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स। ये लैक्टोबैसिलस नाम की जो बैक्टीरिया होती है आपके दही के अंदर पाए जाते हैं, ये प्रमोट करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये दही जो बनने की प्रक्रिया है उसको स्पीड अप करते हैं। इट्स मल्टीप्लाई, ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं कहाँ में? दूध में। एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, और दही में बदल देते हैं दूध को। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया आपको चीज़ बनाने के लिए भी, चीज़ बनाने में भी इन्वॉल्वेशन अपना होता है। पिकल्स, आचार बनाने में। एंड मेनी अदर्स फूड आइटम, बहुत सारे फूड आइटम है वहाँ पे बैक्टीरिया का बहुत ही अच्छा रोल है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रावा, जिसको सूजी बोलते हो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि इडली हो गया, ठीक है, भटूरा हो गया, इज कर्ड। ये इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या है आपका? रावा का, इडली का और भटूरा का कर्ड है, ठीक है। कैन यू गेस वाई? आप क्या अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बेटर। कह रहा है क्या, जो बैक्टीरिया होते हैं और ये ईस्ट जो होते हैं, ये हेल्पफुल करते हैं, मदद करते हैं किसमें? फर्मेंटेशन प्रोसेस में। आगे हम लोग बात करेंगे फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब भी आप चावल को पीस लेते हो, चावल को पीसने के बाद क्या करते हो, इसमें रात भर उसको छोड़ देते हो, ठीक है। और जैसे इसमें ईस्ट थोड़ा सा आप मिला देते हो, ठीक है, तो ये ईस्ट क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या बदल देता है, उसको सड़ाता है। सड़ाने के बाद जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशंस। और ये आपका जो है फूला फूला सा नज़र आएगा आपको, ये डो आपका रेडी हो जाता है,
ठीक है। एक अजीब सा एक इससे स्मेल भी आते रहता है, लेकिन खाने लायक होते हैं। जैसे इसको आप बॉईल कर देंगे तो ये इडली का रूप ले लेता है, डोसा का रूप ले लेता है। इसको आप तवे पे आप पतला सा लेयर बना देंगे तो डोसा बन जाएगा। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होती है, यही प्रोसेस होती है फर्मेंटेशंस। ठीक है, ये किसकी मदद से होती है? बैक्टीरिया की मदद से होती है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2.3, टेक हाफ kg फ्लोर। आपको क्या करना है? आधा किलो आटा लेना है या मैदा ले लीजिए। एड सम शुगर, उसमें क्या करना है? कुछ चीनी मिला देनी है आपको। ठीक है। एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, गर्म पानी से इसे क्या कीजिए? आप मिला लीजिए अच्छे तरह से। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट, कुछ मात्रा में ईस्ट लेनी है, जो कि मार्केट में आपको खमीर मिल जाती है, ईस्ट की पाउडर। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, अच्छी तरह से मिला के इसे एक अच्छा सा डो बना लेना है। जैसे कि आटा को गूंथते हैं पानी के अंदर डाल के तो डो बनता है, ऐसे सॉफ्ट एक डो बना लेनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आप क्या निरीक्षण करते हैं? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, आप देख सकते हैं जो डो आपने बनाए थे, पहले का ये डो है, लेकिन 2 आवर्स के बाद आप देखेंगे कि आपका डो का जो है साइज जो है बढ़ गया है। ठीक है, राइज कर गया है। मैदा विथ ईस्ट पाउडर, देख सकते हैं जो है यहाँ पे मैदा ईस्ट पाउडर है, रेज्ड मैदा। आप देख सकते हैं कि जैसे 2 घंटे के बाद जो है कैसे ये फूल गया है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने ईस्ट डाला इसी की वजह से। ठीक है, अब कह रहा है क्या? ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, जैसे ही आप इसके अंदर ईस्ट मिलाते हो, 2 घंटे के लिए छोड़ते हो, तो ये ईस्ट जो है अपनी नंबर्स को ऐसे ही बहुत ही स्पीड से बढ़ाते हैं। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है क्या उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है। ठीक है। ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, जैसे ही ये ईस्ट रिस्पायरेशन करेंगे, श्वसन की प्रोसेस करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, जो बबल्स होते हैं, बुलबुले होते हैं जो गैस के कार्बन डाइऑक्साइड के, वो क्या होते हैं? ये जगह को फिल करते हैं, गैस भर देते हैं, एंड डो का साइज जो है आपको बढ़ा हुआ दिखता है। फिगर 2.6 में इसको दिखाया गया, दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड्स। ठीक है, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ये जो है आपके जो बेकिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये क्या क्या हैं बनते हैं, यहाँ पे ब्रेड बनते हैं, पेस्ट्रीज बनते हैं, केक्स बनते हैं, वहाँ पे ईस्ट का बहुत बड़ा एक यूजेस होते हैं। कॉमर्शियल यूज ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, आइए जानते हैं जो कॉमर्शियल यूज क्या होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, जैसे कि कॉमर्शियल यूज के बारे में बात करेंगे तो जो एल्कोहल्स होते हैं उसको बनाने में, ठीक है, वाइन्स, एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल आप खाना वाना बनाने में आप करते हैं, विनेगर्स। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ठीक है, जो ईस्ट होता है इसका इस्तेमाल जो है कॉमर्शियली एल्कोहल के प्रोडक्शंस में और वाइन के प्रोडक्शन में किया जाता है। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरली शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बरेली, वीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट्स, जूस, ईटीसी। कह रहा है क्या? जो फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए ईस्ट को नेचुरली जो है आपको ग्रो किया जाता है। कहाँ पे? शुगर में, जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो कि आपकी ग्रेन्स अनाज होते हैं, जैसे कि बरेली हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जो क्रस्ट फ्रूट्स होते हैं उसमें, उसका जूस में। ठीक है, कह रहा है क्या? एक्टिविटी 2.4, टेक 500 ml बीकर्स फिल्ड अप टू 3.4 विथ वाटर। एक 500 ml का एक बीकर लीजिए, उसमें 3/4 विथ पानी से भर दीजिए, 3/4 भाग को आप पानी से भर दीजिए। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, इसमें 2 से 3 जो है आपको चम्मच जो है नमक मिला देना है। एडेड हाफ ए, फिर आधा क्या करनी है आपको? आधा स्पून क्या करनी है उसमें आपको? ईस्ट मिला देनी है। ठीक है, टू शुगर सॉल्यूशन कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स। गर्म जगह पे आपको क्या करनी है? 4 से 5 घंटे के लिए रखते हैं ये सॉल्यूशंस को। नो स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल? जैसे ही आप उस स्मेल को आप स्मेल करोगे तो एक अजीब सा एक आपको बास मिलेगी। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर, ये दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल, ये जो स्मेल आपको लगा ये किस चीज़ का स्मेल था? एल्कोहल का था। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट, जो शुगर का सॉल्यूशन जो आपने डाला था उसको ईस्ट ने एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशंस। तो एग्जाम में अगर पूछती है व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल्स इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशंस। ठीक है, या आल्सो नोन इज फर्मेंटेशंस।
लुइस पास्चर्स आप देख सकते हैं डिस्कवर्ड फर्मेंटेशंस इन 1857 से याद रखेंगे। लुइस पास्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही फर्मेंटेशन प्रोसेस को 1857 ईस्वी में खोजा था। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मेडिसिनली यूज क्या क्या होते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसके बारे में देखते हैं। व्हेनेवर यू फॉल इल, जब भी आप बीमार पड़ते हो, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स, डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट आपको देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, सच एज ऑफ पेंसिलिन, जो कि पेंसिलिन होते हैं, ठीक है, सच एज पेंसिलिन। द सोर्स ऑफ दिज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं उसके सोर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। दिज मेडिसिन किल, ये मेडिसिन क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं या मार देते हैं, या स्टॉप द ग्रोथ, ये क्या करते हैं, ग्रोथ को भी स्टॉप कर सकते हैं, ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपको बीमारी को कॉज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसको मार सकते हैं, ठीक है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दिस डे, आज के दिनों में अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। कई सारे जो हैं जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया से प्रोडक्शन किए जाते हैं और फंजाई से, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक्स है, टेट्रासाइक्लिन एंड इथ्रोमाइसिन, ये 3 एंटीबायोटिक्स का नाम है, याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और नेक्स्ट आपका इथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल हैं। इससे पहले जानते हैं हम इस लाइन को। इन 1929 अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग्स वाज द वर्किंग ऑन द कल्चरल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। जो कल्चरल जो उनका था एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उस पर उन्हें क्या कहता काम कर रहा था। सडनली अचानक ही फाउंड द स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ दिज कल्चर प्लेट्स। कल्चर प्लेट्स होता है, जब भी लेबोरेटरी में आप काम करोगे तो एक कल्चर प्लेट होता है, उस पर क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे आप काम करोगे तो कोई चीज़ का अगर एक्शन देखना होता है तो इस पर आपको छोटे छोटे ड्रॉप्स लेके माइक्रोस्कोप की मदद से उसके देखना होता है। तो अचानक ही फाउंड दैट सब स्पोर, उसने क्या किया, एक स्पोर देखा, छोटा छोटा दानेदार, इसको बोलते हैं स्पोर। उसने स्पोर देखा लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट्स, अपने कल्चर प्लेट्स पे, ठीक है। ही ऑब्जर्व डैट, उसने निरीक्षण किया कि द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जैसे जैसे ये जो मोल्ड है ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रहा है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, यहाँ तक कि कई बैक्टीरिया को मार भी दे रहा है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, और इसी से उसने, उसी मोल्ड से उसने क्या किया, पेनिसिलिन जो है तैयार किया। नाम याद रखेंगे, कई बार पूछता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग, कितने में, 1929, ठीक है। तो हम लोग थे कि एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एज एंटीबायोटिक्स, जो कि एक कॉमनली एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और ये सब जो आपके एंटीबायोटिक्स के नाम हैं याद रखेंगे। कॉमनली नॉन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो कि आपके फंजाई और बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं ग्रोइंग स्पेसिफिक मैक्रो, कुछ खास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी मदद से, एंड इसका यूज किया जाता है टू क्योर, सही करने के लिए, वैरायटी ऑफ डिजीज, कई सारे बीमारी को सही करने के लिए, क्योर के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लैबस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स का जो है मिक्सेस किया जाता है कई सारे फीड्स में, कई सारे भोजन्स में, जो जैसे कि पोल्ट्री होते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म में जब आप चिकन की पालन कर रहे हो, किसी चिड़िया की पालन कर रहे हो, तो उसके फीड्स में, उसके भोजन में, उसके दाने में, ठीक है, उसको मिलाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स की, चेक करने के लिए माइक्रोबियल इन्फेक्शन को, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट्स डिजीज, ये कई प्रकार की जो प्लांट्स की बीमारी होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं हम लोग।
It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. कह रहा है क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक डॉक्टर की वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए. ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर. जैसे ही डॉक्टर अपने एक कोर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पर लिख के देते हैं कि आपको 4 दिन 5 दिन 10 दिन खानी है, तो वैसे ही आपको प्रिस्क्राइब जो है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, उसी अनुसार से आपको मेडिसिन को लेनी है और कोर्स को कंप्लीट करनी है. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, जब आपको ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो और इन रॉन्ग डोज और एक गलत डोज में ले रहे हो, इट मे मेक अ ड्रग लेस इफेक्ट व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. कह रहा है क्या, इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव. लेकिन जैसे आप एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हो, कोई डोज नहीं है, कोई समय नहीं है, ऐसे ही इस्तेमाल करो, बिना प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक समय आएगा आपको जब आप मेडिसिन आप किसी बीमारी के लिए लोगे तो बॉडी में वो मेडिसिन काम नहीं करेगा. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियली बैक्टीरिया इन द बॉडी. जब आप धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हो जो अननेसेसरी रूप से, तो ये क्या कर सकता है, आपकी बॉडी के अंदर जो नेसेसरी बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उसे भी वो मार देते हैं एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस. जो वायरल डिजीज होते हैं उसके लिए एंटीबायोटिक्स कोई काम का नहीं होता है, जैसे कि कोल्ड और फ्लू के लिए एंटीबायोटिक्स का कोई रोल्स नहीं होता है. वैक्सीन. वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिव अ वैक्सीनेशन. कह रहा है कि एक बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, उसे वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, मतलब एक वैक्सीन क्यों लगाया जाता है, जानते हैं. व्हेन अ डिजीज कैरिंग मैक्रोब्स इंटर द बॉडी. जैसे एक बीमारी वाली जो जीवाणु होते हैं आपके बॉडी के अंदर, मैक्रोब्स होते हैं, रोगाणु होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं. द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. ये आपकी जो बॉडी होती है क्या उत्पन्न करती है, एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करती है टू फाइट द इन्वेडर. जो आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस से, उससे लड़ने के लिए. The body also remembers how to fight the microbes if it's enter against. कह रहे क्या, बॉडी को ये भी याद रहता है कि कैसे उस बैक्टीरिया से लड़ना है, उस माइक्रोब से लड़ना है. इट इंटर्स अगेन. इफ़ अगर दोबारा वो फिर से अगर आपके बॉडी के अंदर आ जाए तो कैसे लड़ना है, बॉडी इस चीज़ को भी याद रखता है. जैसे कि एक बार क्या हो, ये आपका बॉडी है, कोई माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो बॉडी जो है खुद से खुद एंटीबॉडीज़ को उत्पन्न करेगा. किसके विरुद्ध में, इस माइक्रोब्स के विरुद्ध में, और वहाँ पे क्योर करके, और बॉडी को इस चीज़ को भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए भी याद रखेंगे कि कैसे एक लड़ा जा सकता है. इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी. ठीक है, इफ़ डेड और वीकेंड, अगर कोई मरा या कमज़ोर माइक्रोब्स होते हैं उसको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, हेल्दी बॉडी के अंदर, स्वस्थ बॉडी के अंदर. द बॉडी फाइट्स, बॉडी क्या करते हैं, उससे लड़ते हैं. एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, जो आपके बॉडी के अंदर है उस बैक्टीरिया को मार देते हैं. बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, एक सूटेबल एंटीबॉडीज बना के उस बैक्टीरिया को मार देते हैं. द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड. जो हमारे एंटीबॉडीज़ है हमारे बॉडी के अंदर बच जाते हैं और हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, बचे रहते हैं. फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. कहाँ, कैसे, किसी से बचे के रहते हैं हम लोग, जो बीमारी कॉज करते हैं उन माइक्रोब से बच के रहते हैं. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क. कैसे एक वैक्सीन वर्क करते हैं आप देख लीजिए. सेवरल डिजीज, कई सारे ऐसे बीमारी होते हैं इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. कई सारी बीमारी है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये सब बीमारी जो है आपको वैक्सीनेशन से कंट्रोल किए जाते हैं, प्रिवेंट किए जाते हैं. एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. ठीक है, एडवर्ड जेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ही डिस्कवर किया था, खोज किया था वैक्सीन का. ठीक है, किस वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन का जो इस्तेमाल किया था उसका डेट क्या था, 1798. इस बात को आप लोग याद रखेंगे. इन योर चाइल्डहुड, बचपन में आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज. आपको बचपन में कई सारे इंजेक्शंस लगे होंगे कई सारे बीमारियों से लड़ने के लिए. कैन यू प्रिपेयर
अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़, क्या आपको पता है क्या आप तैयार कर सकते हैं कि लिस्ट जो इन सारी बीमारियों के। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स का मदद ले सकते हैं कि कब आपको इंजेक्शन लगा, इसकी मदद आप कहाँ से ले सकते हैं। इसकी लिस्ट तैयार करने के लिए अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज़, यह ज़रूरी होता है सभी बच्चों को इन सारी बीमारियों से बचाने के लिए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल, जो ज़रूरत आपको वैक्सीन्स का होता है वो आपके नज़दीकी अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शंस ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है आपने टीवी पे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, जो कि बच्चे को, ठीक है, पोलियो से बचाता है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स आपको जो बच्चे को दिया जाता है मुंह में, वो एक्चुअली है क्या, वो एक वैक्सीन है। क्या है? वैक्सीन है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशंस फ्रॉम द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि एक वर्ल्ड लेवल का जो है कैंपेन किया गया था, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, विरुद्ध में, स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध में। और लास्ट में क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, हमें छुटकारा मिला किससे, स्मॉल पॉक्स से, पूरी दुनिया में। These days, vaccines are made on the large scale from the microorganism to protect humans and other animals from several disease। आज के दिनों में वैक्सीन जो है लार्ज स्केल पे बनाया जा रहा है, किसके मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। किसको बचाने के लिए, इंसान के साथ साथ जानवर को भी बचाने के लिए कई सारे बीमारियों से। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, आइए जानते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बैक्टीरिया कैसे बढ़ाता है। सम बैक्टीरिया 2.7 में आपने देखा आर आल्सो एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल इनटू नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस। जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके जड़ में क्या होता है, लेग्यूमिनस। जो भी प्लांट है, दलहन के जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मटर हो गया, दाल हो गए, बहुत सारे, उसके जड़ में क्या होते हैं, आपको लेग्यूमिनस के जड़ में क्या होते हैं, राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं 78%, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो नाइट्रेट जो होती है ये सॉल्युबल फॉर्म में मिट्टी के अंदर अब ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं आपके प्लांट्स, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब आपके प्लांट्स नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है, टू रिच सॉइल, इस सॉइल मिलाता है विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और इसकी, ठीक है, फर्टिलिटी को, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये आपको ये माइक्रोब्स कॉमनली किस नाम से जानते हैं, कॉमनली नॉन एज या कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। आप इसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर नाम के बैक्टीरिया से भी आप जान सकते हैं, या आप इसे राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम होता है, इसे भी जान सकते हैं। दोनों बात को आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये आपका द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। ये साइनोबैक्टीरिया किसका टाइप्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी का। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पिक्चर में, ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया गया पिक्चर्स है, उसको अच्छी तरह से देखिए। आगे है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। आइए जानते हैं हमारे जो इन्वायरमेंट होते हैं, पर्यावरण होते हैं, उसकी सफाई कैसे करते हैं बैक्टीरिया। भूजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर्स मेकिंग मैन्योर्स। जो गार्डनर्स थे स्कूल के, उनको उर्वरक बनाते हुए, जो मैन्योर बनाते हुए, ठीक है, देखा। अलॉन्ग विथ देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ, दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ प्लांट्स। उसने क्या कर रहा था, अपने जो प्लांट्स के वेस्ट थे, जैसे कि पत्ते थे, ठीक है, वेजिटेबल के वेस्ट जैसे कि छिलके थे, फ्रूट्स के वेस्ट थे जैसे कि छिलके थे, पिल्स थे, फ्रॉम नियर बाई हाउस एंड गार्डन्स। क्या करें, ये नज़दीकी के घरों से ये सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पत्ते, ये सब ले रहे थे, ठीक है। दे पुट देम इन अ पीट मीट ऑफ मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उसने क्या किया, गड्ढा कोड़ के उसके अंदर ये सारे वेस्टेज को डाल रहे थे, डिस्पोज कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट डिकम्पोज, या कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये डिकम्पोज हो गया, मतलब ये क्या हुआ, सड़ गए, एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और मैन्योर में कन्वर्ट हो गए, खाद में कन्वर्ट हो गए। भूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। भूजो और पहली जानना चाहता है ऐसे होता कैसे है,
एक्टिविटी 2.5 टेक 2 पॉट्स ऑफ फिल विच पॉट हाफ विथ साइल। कह रहा है कि 2 पॉट लेनी है और दोनों पॉट में क्या करनी है, आधी आधी आपको मिट्टी भर देनी है। मार्क देम ए एंड बी, पुट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए। इसमें क्या करना है, आपको प्लांट का वेस्ट डालना है, प्लांट वेस्ट किसमें, ए में। एंड थिंग लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन बी। और इसमें आपको जो है टूटा बोटल्स, प्लास्टिक टॉय, खिलौने, उसको डाल देनी है। पुट द पोट्स असाइड्स, ठीक है। अब इसको क्या करनी है, एक छाया में रख देनी है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 मतलब 1 महीने के बाद आपको उसको देखना है, ठीक है। कह रहा है कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स। आपने दोनों जो पॉट्स है जिसमें आपने एक प्लास्टिक, एक खिलौने और ये बैग वैग डाले थे, और एक में आप क्या डाले थे, सब्जी के छिलके, पत्ते और जो घरों से जो वेस्टेज होते हैं उसको डाले थे, तो दोनों में क्या आपको अंतर लग रहा है। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर दिखने में लग रहा है डिफरेंस, तो ऐसा क्या है अंतर में। यू विल फाइंड दैट प्लांट्स वेस्ट इन अ पोर्ट ए हैज़ बीन डिकम्पोज। आप देखेंगे कि आपने पोर्ट ए में जो सब्जी के छिलके, जो फल के छिलके, जो घरों के कचरे जो डाले थे, वो क्या हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, मतलब सड़ चुका है। हाउ, लेकिन फिर भी डिड दिस हैपन, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शंस ऑफ मैक्रोब्स। आपने देखें एक मैक्रोब्स की मदद से ये जो छिलके विलके थे पॉट ए में, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, मैन्योर में, खाद में। द न्यूट्रिएंट्स The nutrients released in the process can be used by the plants again। ठीक है, अब क्या करा है कि जो न्यूट्रिएंट्स है जो रिलीज कर दिया गया किससे, मिट्टी में, उसका यूजेज जो है प्लांट्स फिर से कर लेंगे। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी गैसेस, ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस। लेकिन इस प्रकार का चेंजेज आपको पॉट बी में नहीं देखने को मिला। द मैक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू द मैन्योर। जो मैक्रोब्स थे उस पर काम नहीं किया, ठीक है, और उसे कन्वर्ट नहीं कर सका किसमें, मैन्योर में। नेक्स्ट है यू ऑप्टेन सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने प्राय लार्ज अमाउंट्स में आपने डेड ऑर्गेनिक जो होते हैं, मैटर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं मरे गले, इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग, जो सड़े गले प्लांट्स होते हैं। सब कभी कभी क्या होता है, जो मरे गले जो एनिमल्स होते, जानवर होते हैं, आपने ग्राउंड में देखे होंगे। यू फाइंड डैट दे डिस्पेयर आफ्टर सम टाइम। आपने देखे होंगे कुछ दिन के बाद वो जो है विलुप्त हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ वाटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। कह रहा है क्या, जो आपने एक जानवर मर गया उसको आपने ग्राउंड में डाल दिया, ठीक है, या कोई प्लांट्स है वो सड़ गया, वो गिर गया ग्राउंड के अंदर, आप इसे लगातार कुछ दिन तक ऐसे तो नहीं देखोगे, लेकिन 1 महीने के बाद जाओगे तो ये सब सारा क्या साफ़ हो गया रहता है। ये कौन साफ़ कर देता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, उसको सिंपल सब्सटेंस में, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कौन करता है, आपका ये बैक्टीरिया ही करता है, ठीक है। तो ये क्लीनिंग का काम कर रहा है इन्वायरमेंट को, ठीक है। आगे देखिए, दिस सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो सब्सटेंस जिसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में जो बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अब जो है मिट्टी में फिर से क्या हो गया, ये मिल जाएगा, तो फिर इसका यूज कौन कर लेगा, प्लांट्स कर लेगा, और एनिमल्स, अदर एनिमल्स कर सकता है। दस इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। आप देख सकते हैं कि जो दुर्गंध, सड़े गले पदार्थ के आते रहते हैं, ठीक है, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, सबको क्या करते हैं, ये सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं ये बैक्टीरिया। और आप इस प्रकार देख सकते हैं कि कैसे हमारे पर्यावरण की सफाई करती है बैक्टीरिया। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। कई तरीक़ों से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी बीमारी को कारण भी बन सकते हैं आपके लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। सच डिजीज कॉजिंग, इस प्रकार की जो बीमारी करने लायक जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आर कॉल्ड पैथोजेंस। इसे क्या कहते हैं आप, पैथोजेंस कहते हैं,
ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्लॉथिंग एंड लेदर, ये आपको फूड के कपड़े को या आपके लेदर के जो चमड़े के बने होते हैं उसको ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। आइए हम लोग जानते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, जो बीमारी का कारण होता है इंसान के अंदर, ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं। पैथोजन इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं उसके द्वारा भी हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन इंटर कर सकते हैं। वाटर के द्वारा जो हम लोग पीते हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं, और फूड जो हम लोग खाते हैं उसके द्वारा, 3 तरीक़ों से हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन इंटर कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय द एनिमल्स। कह रहा है कि ये आपको 3 तरीके से जा ही सकता है, साथ ही ये आपको ट्रांसमिटेड हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमार है तो उसके बॉडी से आपके बॉडी में भी आ सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसे? तो अगर कोई मच्छर है वो काट के, मच्छर क्या हुआ, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको काटा, और यही मच्छर अगर आपको काट लिया तो ये ट्रांसमिट कर गया आपके बॉडी के अंदर भी, ठीक है। Microbial disease that can spread from an infected person to healthy persons through air, water, food or physical contact are called communicable disease, ठीक है। कह रहे कि माइक्रोबियल डिजीज, जो माइक्रोबियल डिजीज होते हैं, जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, डिजीज डैट कैन स्प्रेड, जो आपको फैल सकते हैं किस चीज़ से? इन्फेक्टेड पर्सन से। जो बीमार, जो पहले से बीमार व्यक्ति है उसे बोलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन, उसे क्या बोलते हैं? इन्फेक्टेड पर्सन, जो पहले से बीमार है, ठीक है। कहाँ तक का फैल सकते हैं? जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें। किस चीज़ से? एयर से, वाटर से, फूड आइटम से और फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट बोले तो फिजिकल कांटेक्ट बोले तो जैसे कि किसी से हैंड शेक किया, सेक्सुअल कांटेक्ट किया, ठीक है, इंटरकोर्स। उसके बाद जो है आपके बहुत सारे जो फिजिकल कांटेक्ट है उसके माध्यम से जो बीमारी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई हेल्दी पर्सन में आ रहे हैं तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे लोग। चलो, बहुत सारे लोग हैं, ये है, ये सब सारे लोग हैं, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर। चलो, एक व्यक्ति जो है ये बीमार है, ठीक है, पहले से इन्फेक्टेड है। अगर इस व्यक्ति से इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति से इस व्यक्ति में, फिर इस व्यक्ति से इस व्यक्ति में, ऐसे करके अगर फैल गया, डैट मीन्स कि ये कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, ठीक है। और ये फैल कैसे सकता है? वाटर से, एयर से, फूड आइटम्स और फिजिकल कांटेक्ट से। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा। इस प्रकार की बीमारी जो है, सॉरी मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स बोला, ये नहीं होगा, याद रखेंगे आप लोग। ये फिजिकल कांटेक्ट कैसे हो सकता है? जैसे कि आपने आपके मोबाइल को टच किया, ठीक है, फिजिकल में, ठीक है, कीबोर्ड को टच किया, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो है किसी टॉवल का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, और उसी टॉवल का इस्तेमाल कोई हेल्दी पर्सन कर लिया, ठीक है, कोई ब्रश का इस्तेमाल कर रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन उस ब्रश का इस्तेमाल जो है दांत की सफाई के लिए किसी हेल्दी पर्सन ने कर लिया, तो ये डैट इज़ फिजिकल कांटेक्ट। ऐसे फिजिकल कांटेक्ट में ये बीमारी फैल सकते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल इस बीमारी का जैसे कि कॉलेरा होता है, ठीक है, याद रखेंगे, है उसको बोलते हैं, कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होते हैं और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होते हैं। ये जो बीमारी की बात हम कर रहे थे अभी, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, ठीक है, या कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में क्या होंगे? आपके नेज़ल डिस्चार्ज होंगे, आपकी जो नाक होते हैं उससे पानी निकलती है, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, 2 से 3 दिन आपको थोड़ा सा अल्टरनेट फॉर्म में फीवर आएंगे, ठीक है, आँख से ही पानी आ सकता है। तो ये सब कॉमन कोल्ड के लक्षण होते हैं। ये कॉमन कोल्ड का जो फेमस वायरस क्या है? राइनो वायरस, ठीक है, और ये कॉलेरा, हाइजा, ठीक है, ये सब क्या है? आपको फिजिकल कांटेक्ट से फैल सकता है। अगर कॉलेरा का पेशेंट है, अगर आप उनके साथ खाना खाते हैं, अगर वो छींकते हैं, वो ड्रॉप्स आपके मुंह में चले गया, आपके नाकों तक पहुंच गया, हवा के माध्यम से आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक में चले गया, तो ये बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कॉमन इसका सिम्टम को क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें आपको अपने आप को सेफ्टी रखना है। वेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, कह रहा है कि कोई कॉमन कोल्ड से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है, सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो छीके जो होती है, स्नीज का मतलब क्या था? छींकना। फाइन ड्रॉपलेट्स, जो फाइन पतला सो है पानी की तरह
droplets of the moisture carrying thousands of viruses and sprayed in the air। कह रहा है कि जो व्यक्ति अगर छींक मार रहा है जैसे कि तो उसके क्या होता है, उसके नेजल से डिस्चार्ज से, उनके नाक से हज़ारों जो है वायरसेस निकलते हैं जो कि हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शंस। कह रहा है कि जैसे वो व्यक्ति, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के पास है और वो छींक दिया तो ड्रॉपलेट्स के रूप में क्या होता है, पूरी हवा के अंदर क्या होता है, वो फैल जाता है और इससे क्या होता है कि हेल्दी पर्सन को भी ये बीमारी लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। दे हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कैसे देन, तब तो फिर आपको कैसे बचना है एक फैलता हुआ कम्युनिकेबल डिजीज से। ठीक है, वी शुड कीप अ हैंड कीप्स ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब भी आप छींकते हो तो आप अपने नाक पे एक कपड़ा रख लो, एक रुमाल रख लो, ठीक है, ढक लो अपने मुंह को। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। एक अच्छी दूरी बना के रखिए। अगर कोई व्यक्ति अगर पैर से बीमार है तो उससे दूरी बना के रखिए, खास करके कम्युनिकेबल डिजीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि देयर आर सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट भी ऐसे कीड़े भी होते हैं, एंड एनिमल्स, जानवर होते हैं, विच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग मैक्रोब्स, जो बीमारी करने के लिए जो मैक्रोब्स होते हैं उसको ढोने का काम करते हैं। हॉर्स फ्लाई इन वन सच कैरियर, जो आपके मच्छर होते हैं उन्हीं में से एक फेमस कैरियर है आपके मच्छर। दिस फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्सट्रा। कह रहा है क्या, जो ये फ्लाइज जो होते हैं, ये मच्छर जो होते हैं, ये गार्बेज, कूड़े कचरे होते हैं, उस पर क्या करते हैं, पैखाना पे बैठते हैं। एनिमल्स के जो एक्सट्रेटा होता है उस पर बैठते हैं। एक्सट्रेटा का अर्थ क्या होता है, जैसे कि पेशाब होता है, पैखाना, तो उस पर बैठते हैं। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी, ये पैथोजन जो होते हैं, जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं पैथोजन, ये क्या करते हैं, चिपक जाते हैं कहाँ पे, उनके बॉडी में। ठीक है, व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन। जैसे ही जैसे आपका ये भोजन है खुले में रखा हुआ है, ठीक है, पहले तो क्या किया, ये फ्लाई जो है बैठ गया कहाँ पे, बैठ गया, ये गार्बेज पे बैठ गया, कचरे वाली जगह पे बैठ गया, या जो जानवर के जो पैखाना होते हैं, पेशाब होते हैं, उससे बैठ गया। अब ये पैथोजन है उसके बॉडी के अंदर चिपक गया। अब यही पैथोजन अगर ये फूड आइटम पे आके बैठ जाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो पैथोजन है इसका ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, आपके मच्छर कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हु एवर ईट्स द कंटामिनेटेड फूड, जो कोई भी अगर इस कंटामिनेटेड फूड जिस पे आके ये मच्छर बैठ गया उस भोजन को करेंगे, खाएंगे, इज लाइकली टू गेट सिक, हो सकता है वो तुरंत बीमार पड़ जाए। सो इट इज़ एडवाइजेबल, सो ऐसा सलाह होता है कि टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, हमेशा भोजन को ढक के रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, हमेशा आपको याद रखें जो भोजन ढका नहीं है उसे आपको कंज्यूम नहीं करना है, नहीं लेनी है। ठीक है, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जो दूसरा एग्जाम्पल है क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मच्छर के बारे में है, याद रखेंगे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बारे में। फिगर 2.8 में दिया गया है। विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होते हैं ये क्या करते हैं, आपको जो पैरासाइट किसके होते हैं, मलेरिया के, प्लाज्मोडियम को उसको कैरी करने का काम करते हैं। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और दूसरा क्या है, जो फीमेल एडिज मॉस्किटो जो है ये किसको कैरी करने का काम करता है, डेंगू वायरस को कैरी करने का काम करता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम लोग को मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को कैसे रोकना चाहिए। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाई डज द टीचर्स कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, करके वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। कह रहा है कि अपने पड़ोसी में कभी भी आप पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, ऐसे में टीचर क्यों बोलते हैं। क्योंकि ऑल मस्कीटो ब्रीड्स इन द वाटर, जितने भी मच्छर होते हैं वो ब्रीड्स करते हैं, कहाँ पे करते हैं, पानी में करते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसीलिए हमें पानी कहीं पे जमा नहीं छोड़ना चाहिए। इन कूलर्स, चाहे कूलर हो, टेरिस हो, टेरिस बोले तो छत है, ठीक है,
फ्लावर्स पॉट होते हैं, जो फ्लावर्स के जो फूल के जो पॉट्स होते हैं उसमें। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, आपके अपने चारों तरफ क्या करना है, सफाई रखनी है। एंड ड्राई करनी है, सूखा रखनी है। वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, आप अपने मच्छर को ब्रीडिंग करने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। एंड ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मीजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, एक लिस्ट तैयार कीजिए, कोशिश कीजिए तैयार करने का, जो कि मलेरिया के कारण हो सकते हैं। टेबल 2.1 में देखिए कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कॉमन डिजीज होते हैं जो इंसान के अंदर, उसके बारे में दिया गया। ह्यूमन डिजीज, ये जो लिस्ट है इसमें आपको बीमारी के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस वजह से ये बीमारी होती है। बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, उसका जो अलग अलग नाम दिया गया है। ये फैलते कैसे हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होते हैं उसके बारे में दिया गया है। एयर से होता है, वाटर से होता है, कैसे होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, आपको बचना कैसे इस चीज़ के लिए, जनरल क्या है उस चीज़ के बारे में दिया गया है। आइए डिस्कस करते हैं पहले के। पहला है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, एयर से, अगर कोई व्यक्ति पहले से अगर किसी को टीबी है उसके कांटेक्ट में आप जाएंगे तो एयर के ड्रॉपलेट से, ठीक है, आपके शरीर तक वो पहुंच सकता है। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ये एयर के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। और प्रिवेंट कैसे करना है, बचना कैसे, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, आपको क्या करना है, जब भी कोई व्यक्ति को टीबी अगर हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, तो उसको अलग से रखना है, उस व्यक्ति को अलग से घर में किसी घर में बंद करके रखना है, ठीक है। कहीं भी जाए तो याद रखिए कि उसके मुंह पे कपड़े, नाक पे कपड़े दे दीजिए, ताकि वो अगर छींके तो उसके ड्रॉपलेट जो है एयर में स्प्रेड करता है, तो इससे क्या होता है, हेल्दी व्यक्ति को भी हो जाएगा। तो इसको आइसोलेट करके आप रख दीजिए, अलग करके रख दीजिए। कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम द दोज ऑफ द अदर्स, क्या कर रहा है कि कीप द पर्सनस बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट, जो व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति से संबंध रखता है, पेशेंट से रखता है, उसके अगल बगल में वो रहता है, तो आपको क्या करना है, उसे भी उससे दूर रखना है, अलग व्यक्ति से आपको दूर रखना है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज, एक अच्छी वैक्सीनेशन आपको करवानी है जब भी उसका जो एज होता है, बचपन का जो एज होता है, उसमें आपको उसको वैक्सीनेशन करवानी है, उससे बचने के लिए परमानेंटली। मीजल्स के बारे में बात करते हैं। मीजल्स आपने देखेंगे सर्च करके, बहुत ही बेकार बीमारी होती है, घटिया बीमारी होती है। ये क्या है कि वायरस के कारण होता है, एयर के थ्रू से ये फैल सकता है, ठीक है। और इसे भी अलग करने का, इसे रोकने का, प्रिवेंट करने का तरीका सेम ही रहेगा, आपको आइसोलेट करना होगा। चिकन पॉक्स में ये भी वायरस से होता है, ये भी एयर कांटेक्ट से फैलता है। इसको भी क्या करना है, एयर से और कांटेक्ट से, मतलब क्या हवा से और कांटेक्ट से भी ये बीमारी फैलता है, ठीक है। चिकन पॉक्स, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स है, उसके बॉडी में अगर आप टच कर रहे हो बार बार, तो आपको भी होने की संभावना है, ठीक है। बचाने का तरीका यही है कि पर्सन को आपको आइसोलेट करना होगा। नेक्स्ट है कि पोलियो, ये भी वायरस के कारण होता है, एयर से और वाटर से, दोनों से ये बीमारी फैलती है। बचाने का तरीका यही है, वैक्सीनेशन कराना होगा एक सही एज में, और उसको आइसोलेट करना होगा। कॉलेरा की बात करता हूँ। कॉलेरा हैजा बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया के कारण होता है, पानी से और भोजन से, दोनों चीज़ से ये फैल सकता है। मेंटेन पर्सन हाइजीन, आपको जो जिस व्यक्ति को हुआ है उसकी जो हाइजीन है उसको मेंटेन रखना है, साफ़ सफाई को मेंटेन रखना है। एंड गुड सैनिटरी हैबिट, एक अच्छी जो सैनिटरी होती है उसको हैबिट को मेंटेन करना है। पैखाने के वक्त में जो है कैसे जाना है, साफ़ सफाई रखनी है, ठीक है। पेशाब के बाद साफ़ सफाई कैसे रखनी है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, जो अच्छी तरह से पका हुआ भोजन है उसको यूज करना है, अनपका फूड का इस्तेमाल नहीं करना है। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा गर्म पानी ही, जो उबला पानी ही पीना है, और वैक्सीनेशन करवानी है, ठीक है। टाइफाइड में भी सेम सिचुएशन है, टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, वाटर के द्वारा ही फैलता है, और सेम प्रोसेस गॉट हैपन इन टाइफाइड पेशेंट आल्सो, ओके। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस के बारे में बात करता हूँ। हेपेटाइटिस ए जो वायरस के कारण ही होता है, वाटर इसका जो है ट्रांसमिटेड कॉज है। ड्रिंक करना है, बॉयल पानी पीना है हमेशा, और वैक्सीनेशन करवानी है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, मस्कीटो जो है मच्छर जो है उसको फैलाने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। आपको क्या करना है, आपको मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, और रिप्लेंट्स आपको इस्तेमाल करनी है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, एक इंसेक्ट कीड़े को मारने वाली जो स्प्रे होता है उसको छिड़काव करना है। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मस्कीटो, कैसे ब्रीडिंग कंट्रोल करना है, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, ड्राई प्लेस को रखना है, बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, ठीक है। आगे देखिए, सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्ट ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशंस एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिव इन फिगर 7.2.1 में आपने देख लिया, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, जो बीमारी के कारण होते हैं
ठीक है, एनिमल्स के अंदर उसके बारे में बात करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। नॉट ओनली कॉज डिजीज, ये केवल बीमारी ही नहीं करते हैं इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। सच फॉर एग्जाम्पल के लिए एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल्स डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम। जो एंथ्रैक्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए और जानवर के लिए बहुत ही खतरनाक एक बीमारी होती है। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। ये फुट एंड माउथ कई बार आपके एग्जाम में पूछा था कि फुट एंड माउथ डिजीज किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे एनिमल्स में होते हैं और वायरस के कारण होते हैं। एंथ्रैक्स जो है कि डेंजरस डिजीज होता है, ह्यूमंस और कैटल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रॉबर्ट कोच 1867 डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्सिस विच कॉज एंथ्रैक्स डिजीज। ये जो एंथ्रैक्स डिजीज जो है के कारण क्या होते हैं, बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, जिसका खोज किया था रॉबर्ट कोच ने 1876 में। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, जो बीमारी के कारण होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज्ड डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल्स एंड अदर्स। कई सारे फसल जैसे कि आपके चावल के होते हैं, पोटैटोस के होते हैं, ईख के होते हैं, ऑरेंज के होते हैं, एप्पल्स के होते हैं। इन सब में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारी के कारण होते हैं। दिस डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ये जो है आपके फसल के उपजाऊ को पैदावार को कम कर देते हैं। सी टेबल 2.2, आपको टेबल 2.2 में देखना है। फॉर सम सच प्लांट्स डिजीज, जो प्लांट्स के अंदर जो बीमारी होती है उसके बारे में, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय किसके द्वारा, बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, जो कुछ केमिकल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके इस माइक्रोब्स को आप मार सकते हैं और अपनी बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जानते हैं टेबल पॉइंट 2 के बारे में। सम कॉमन प्लांट्स डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कॉमन जो बीमारी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में देखते हैं। प्लांट डिजीज में देखिए पहला है कि सेट्रस कैंकर। ये सेट्रस कैंकर जो होते हैं, सेट्रस का होता है खट्टे फल, खट्टे फल जितने भी होते हैं उसमें सेट्रस कैंकर नाम की जो बीमारी होती है, कारण क्या होता है, बैक्टीरिया, और ये फैलता कैसे है, एयर से। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, जो अपने गेहूं के पत्ते होंगे उसमें देखेंगे रस्ट का अर्थ है जंग की तरह, ठीक है, बीज की तरह, जंग की तरह, ठीक है। तो रस्ट ऑफ व्हीट में एक बीमारी का नाम होता है रस्ट ऑफ व्हीट, कारण होते हैं फंजाई, और कैसे फैलता हो, ये एयर और सीड से फैलता है। नेक्स्ट है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकड़ा, ठीक है। तो आपने जैसे भिंडी के जो पत्ते होते हैं उसमें आप देखे होंगे, ठीक है, जो ऐसे भिंडी के पत्ते में क्या होगा, इसका जो भेन होता है, उस भेन किसको बोलते हैं, जैसे कि आपके ये लीव्स हैं, ठीक है, तो ये जो पार्ट है बीच वाला इसको बोलते हैं भेन, ठीक है। ये क्या होगा, मुड़ जाएगा, मोज़ेक कर जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भिंडी में येलो भेन मोज़ेक ऑफ भिंडी होता है ओकड़ा जो बीमारी होती है ये वायरस के कारण होती है, और ये फैलाता कौन है, इंसेक्ट फैलाता है। आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ सर्टेन केमिकल, खास केमिकल जो आपके दुकान पे मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, उसका यूज करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। कई बार आपने सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग हो गया। बुजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड्स टू बी पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, ठीक है। उनके बुजो का एक फ्रेंड था, उन्हें इन्वाइट किया पार्टी के लिए, उन्होंने गया, बहुत सारे फूड आइटम खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग, जैसे घर पहुंचा उससे उल्टी आया, एंड हैड बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, जैसे उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। द डॉक्टर से डैट दिस कंडीशंस कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ऐसा कंडीशन इसलिए हुआ इसे क्योंकि उसके अंदर फूड पॉइजनिंग हो गया। पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम्स अ पॉइजन, आश्चर्यचकित हो गया पहली कि कैसे एक भोजन जो है जहर का रूप ले लिया। आगे देखिए, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग का कारण क्या हो सकता है, ड्यू टू किसके कारण, कंजम्पशंस ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय, जो अपने फूड को कंजप्ट किया, जो खाया, उसको स्पॉइल्ड कर देता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और इसीलिए फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो आप भोजन करते हैं उसके अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक जहरीले पदार्थ को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये सभी फूड आइटम्स में नहीं होते हैं, जो खराब फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न करते हैं, याद रखेंगे। बीज
दिस मेक द फूड पॉइजनिंग पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ये जो है आपको पॉइजनस का जहर उत्पन्न करने का कारण हो सकते हैं, और ये सीरियस बीमार भी आपको सीरियसली कर सकते हैं, और इवन यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल। इसीलिए आपको भोजन को क्या करनी चाहिए, हमेशा जो है प्रिजर्व करनी चाहिए, ठीक है, ढक के रखना चाहिए। किससे से बचाने के लिए, फ्रिज के अंदर प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो जहरीला ना हो सके। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। इन चैप्टर 1 आपने चैप्टर 1 में देखा कि वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। आपने चैप्टर 1 में देखा था कि आप अगर आप फूड आइटम्स को अगर आप हार्वेस्टेड करते हो खेतों से, तो आप कैसे उसे प्रिजर्व करते हो, कैसे इसे स्टोर करते हो, आपने देखा। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, कैसे हम लोग भोजन को, अपने बनाए हुए भोजन को अपने घर के अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नाउ डैट, आप जानते हैं कि द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आपने देखा कि जो ब्रेड का टुकड़ा आपने खाया, जो कुछ फेंक दिया, वो कैसे मॉइस्ट कंडीशन में आके, नमी वाली कंडीशन में आके कैसे वो जो है फंगस के द्वारा अटैक कर दिया गया उस पर। मैक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे भोजन को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल, जो स्पॉइल फूड होते हैं उससे एक दुर्गंध आएगा, हैज़ अ बैड टेस्ट, और अजीब सा एक टेस्ट आएगा, एंड चेंज कलर, और कलर भी कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। इज स्पॉइलिंग अ फूड अ केमिकल रिएक्शंस, ये क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, और आपका फूड आइटम क्या होता है, स्पॉइलिंग होते रहता है, सड़ते रहता है, ख़राब होते रहता है। पहली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहली ने क्या किया, कुछ आम खरीदा और उसे खाया, कुछ दिन खाया नहीं। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल एंड रोटन, कुछ दिन के बाद देखा कि वो सड़ गया है, वो ख़राब हो गया है। बट सी नाउ दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक्स सम डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन देख रही है कि उसकी माँ, दादी माता जो है, जो अचार बनाई है वो बहुत दिन तक ख़राब नहीं हो रहा है। सी इज़ कन्फ्यूज्ड, वह जो है कन्फ्यूज हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। लेट अस स्टडी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। चलिए हम लोग जानते हैं कि अपने फूड आइटम्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं अपने घरों में। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हमें उसे बचाना चाहिए, इसलिए बचाना चाहिए कि ताकि वो किसके अटैक से बच सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बच सके। केमिकल मेथड क्या होती है प्रिजर्वेशन का, इसके बारे में देखते हैं। साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कर सकते हैं आप, सॉल्ट को और जो एक खाने योग्य तेल होता है उसको मिला के आप केमिकल्स तैयार कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप प्रिजर्व के लिए कर सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम क्या कर सकते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं और या कुछ एसिड जो होते हैं, सिरका इसको बोलते हैं, खट्टा पदार्थ जो होते हैं उसको मिला के आप इसको एक अचार को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, माइक्रोब्स के अटैक से। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, जो सोडियम बेंजोएट होते हैं केमिकल्स में, या सोडियम मेटा मेटा बाइसल्फेट जो होते हैं, आर जो है ये जो है कॉमन प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये क्या करते हैं, जैम्स के अंदर भी और स्क्वैशेस के अंदर भी इसको मिक्स किए जाते हैं, किस चीज़ को, इसके स्पॉइल होने से बचाने के लिए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, ये जानते हैं कॉमन साल्ट जो घर में यूज करते हैं उसके द्वारा आप प्रिजर्वेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश और एज। फिश के लिए और मीट के लिए जो कॉमन साल्ट होता है उसका इस्तेमाल आप प्रिजर्वेशन के लिए कर सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक सूखे हुए सॉल्ट से आप क्या कर सकते हैं, मीट को और फिश को आप कवर कर सकते हैं। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व अमला, रॉ मैंगोज, टमेरिंड, ठीक है, टमेरिंड, रॉ मैंगो और प्रिजर्व आमला के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, आइए शुगर के द्वारा कैसे प्रिजर्वेशन तैयार करते हैं हम देखते हैं। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेजेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। जो जैम्स होते हैं, जो आपको बच्चे लोग का फेमस जैम्स होते हैं या आपको जेली होते हैं, इसको आप चीनी से प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्ट कॉन्टेक्ट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड।
ये क्या करते हैं, शुगर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं मॉइस्चर्स को, किसको, मॉइस्चर्स को, नमी को, जो कि क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, मतलब रोकते हैं किसको, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से, जो आपको इससे क्या होता है, आपका भोजन जो है स्पॉइल होने से बच जाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय आयल्स एंड विनेगर्स। तेल और विनेगर्स के द्वारा आप प्रिजर्वेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। यूज ऑफ आयल्स और विनेगर्स प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। ये क्या करते हैं, अचार को ख़राब होने से बचाता है। बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं पाए जा सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट्स आर ऑप्टेन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। जो कि आपके सब्जियां होती हैं, फल होते हैं और मीट होते हैं, प्रायः इस प्रकार के जो प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करके आप इसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर्स बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने देखेंगे आपके घरों में जो मम्मी होती है वो क्या करती है, आपके दूध को यूज करने से पहले गर्म करती है, ठीक है। ये ऐसा क्यों करती है, बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे वो बॉयल करती है दूध को तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड्स इन द रेफ्रिजरेटर। सामान्यतः अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर के अंदर भी आप रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि टेम्परेचर अगर सही नहीं मिलेगा तो ये बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रुकावट विरुद्ध पैदा कर देते हैं। इसीलिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर बहुत ही कम होते हैं। करके वाई डज द मिल्क डैट्स कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। अगर पैकेट्स के अंदर कोई मिल्क आता है तो ख़राब क्यों नहीं होता है। माई मदर्स टोल्ड मी डैट द मिल्क इज़ पास्चर्ड। व्हाट इज़ पास्चराइजेशंस। ठीक है, ये पास्चराइजेशंस होता क्या है, या पास्चर्ड फूड मिल्क किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। Pasteurized milks can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। जो पास्चराइज मिल्क होते हैं ये क्या होते हैं कि आपने देखा होगा मम्मी को कभी दूध का, ये इतना दूध लिया, ये दूध, ये क्या है आपका, एक कतेली है जो गैस पे चढ़ा दिया, इसके अंदर इतना मिल्क है। अभी क्या किया, बॉईल करते 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 ये जो मिल्क का जो स्तर है ये यहाँ तक आ गया। अब जो ये मिल्क बचा यही हो गया आपका पास्चराइज मिल्क। क्या हो गया, पास्चराइज मिल्क, ठीक है। कह रहा है कि पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं बिना बॉयल किए हुए। एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं पाए जाते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड, क्योंकि ये 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए इसे गर्म किया जाता है। देन सडनली चिल्ड, और उसके बाद तुरंत इसको क्या किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। एंड स्टोर, और क्या कहता है, स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इट इज़ कॉल्ड पास्चराइजेशंस। और ये जो इसका खोज जो है किसने किया था, लुइस पास्चर ने किया था इस प्रोसेस का, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशंस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि स्टोरेज एंड पैकिंग्स। द दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आज के दिनों में आपने देखा होगा कि ड्राई फ्रूट्स जो आइटम्स होते हैं या इवन की वेजिटेबल सब्जियां भी होते हैं, ठीक है, वो बेचे जा रहे हैं सील्ड बंद टाइट पैकेट्स के अंदर में, क्योंकि उसको जो है माइक्रोब से बचा के रखना है। आइए 2.6 में बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6। आपने बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में क्लास 6 में आपने पढ़ चुके हैं और 7th में भी पढ़ चुके हैं कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द अपने क्लास 6 में और 7th में राइजोबियम नाम की जो बैक्टीरिया उसके बारे में पढ़ चुका है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसका इन्वॉल्वेशन कहाँ पे होता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशंस में, ठीक है। इन लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि आपके दलहन प्लांट्स होते हैं, रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नूडल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। आप याद कीजिए जो राइजोबियम नाम की जो बैक्टीरिया थी वो कहाँ पाई जाती है, जो लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उसके रूट्स के अंदर, जो दलहन प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। 2.9 में दिखाया गया है। सच एज बीन्स एंड पीस, मटर और बीन्स में विच
इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसका क्या होता है कि रिश्तेदारी क्या होती है, सिम्बायोटिक। नहीं पता है सिम्बायोटिक क्या होती है नहीं होती है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे जाइए, ठीक है। क्लास 6 का जो है वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखेंगे, कोई डॉट भी आपको नहीं रहेगी। सिम्बायोटिक का अर्थ क्या होता है, वैसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Sometimes nitrogen gets fixed through the action of लैटिंग, ठीक है। लैटिनिंग प्रोसेस से क्या होती है, नाइट्रोजन जो है फिक्स किया जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो अमाउंट होती है वो आपके एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एक कांस्टेंट है, एक फिक्स है, 78 या 77% आप लोग देख लेंगे। यू मे वंडर्ड हाउ, आपको जान के आश्चर्य होगा ये कैसे होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शंस, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। ये देखिए रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स विथ रूट नोड्यूल्स, आप देख सकते हैं ये जो पार्ट्स है इसको जूम करना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा, डेट इज़ नूडल्स, आप देख सकते हैं ये जो है पार्ट्स ये नूडल्स है, ठीक है। क्योंकि लेगुमिनस प्लांट्स जो दलहन प्लांट्स होते हैं जैसे पीज है, मटर है, बीन्स हैं, उसके जड़ को आप जैसे निकालोगे तो ऐसे आपको एक मोटा मोटा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये नूडल्स होते हैं, क्या होते हैं, नूडल्स, ये खाने वाले नूडल्स नहीं, ठीक है। तो रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स विथ रूट नोड्यूल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि नाइट्रोजन साइकिल्स के बारे में हम लोग इस साइकिल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अवर एटमोसफियर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस, जो हमारी पहले तो गैस क्या होती है, एयर क्या होती है, गैस क्या है, गैस अलग अलग हो सकती है, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गैस है। एयर क्या है, एयर है मिक्सर ऑफ गैसेस, एयर है क्या, मिक्सर ऑफ मेनी गैसेस, जानते हैं। कहता है कि आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन गैसेस हैं। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। कह रहा है कि जो एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट माने जाते हैं, क्योंकि एक क्लोरोफिल के निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में और विटामिन्स के निर्माण में आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं उसका इस्तेमाल प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्ट रूप से नहीं कर सकते हैं। सर्टन बैक्टीरिया, कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन होते हैं उसे फिक्स करते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसे कन्वर्ट किसी में कर देते हैं नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड में, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। आगे चल के आगे क्लास में आप लोग देखेंगे। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, जब एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स में, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, उसके बाद जो है ये प्लांट्स के द्वारा इसका यूज कर लिया जाता है मिट्टी से, थ्रू देयर रूट्स, उसके जड़ के द्वारा, ठीक है। नाइट्रोजन्स इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, उसके बाद यही नाइट्रोजन जो है इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, प्लांट्स के अलग अलग प्रोटीन्स को बनाने के लिए और अलग कंपाउंड्स को बनाने के लिए। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये उसके बाद क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जो उस प्लांट्स को खाते हैं उसके अंदर ये प्रोटीन फिर से चले जाते हैं। आगे देखेंगे, ओके। नेक्स्ट है व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जैसे उसके बाद क्या होता है, जैसे प्लांट्स, जैसे कि उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल किसने कर लिया, प्लांट्स और एनिमल्स ने दोनों ने कर लिया, क्योंकि प्लांट्स के अंदर वो नाइट्रोजन चले गया एब्जॉर्ब फॉर्म में रूट्स के द्वारा, और उसके बाद जैसे ही उस प्लांट्स को किसी एनिमल्स ने खाएगा तो फिर से एनिमल्स के अंदर प्रोटीन वो चले गया, तो कहीं ना कहीं फिर से इस नाइट्रोजन का ट्रांसफर हो गया। लेकिन जैसे ही वो एनिमल्स क्या करेंगे, डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे। बैक्टीरिया एंड फंजे प्रेजेंट इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया और फंजे आपके सॉइल के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में, नाइट्रोजनस कंपाउंड टू यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, फिर से क्या करते हैं उस बैक्टीरिया ने और वायरस ने उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को जो वेस्ट होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में, नाइट्रोजन कंपाउंड में, और यही कंपाउंड का इस्तेमाल फिर से आपके प्लांट्स जो है कर लेते हैं, अर्थात मिट्टी से बने मिट्टी में ही मिल गए,
समझ गए। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजनस गैस में बदल देते हैं, फिर से वो कहाँ चले जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एज द रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसीलिए आपको नहीं तो ज़्यादा और नहीं तो कम आपको कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में। आइए नाइट्रोजन साइकिल्स के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पे है कितना में, 78% में। ठीक है, पहले देखिए पहला है प्रोसेस की, इसको क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है, ये राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया है, ये यहाँ पे ले लिया इस नाइट्रोजन को। अब ये बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। नहीं, इस प्रोसेस को यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, यहाँ पे देख सकते हैं मिल गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एनिमल इट प्लांट्स अपटेक। देखिए इस चीज़ को समझिए अच्छे से। एक सेकेंड ध्यान देंगे इस चीज़ को ढंग से थोड़ा सा। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, तो आइए जानते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, ठीक है, लैटिन प्रोसेस के द्वारा जो है इसको जो है राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया से कन्वर्ट कर दिया गया नाइट्रोजन को किसी नाइट्रेट के फॉर्म में, जो कि मिट्टी में है। अब यहाँ से देखिए कि कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो है मिट्टी में, उसका जो है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजनस गैस। कुछ बैक्टीरिया जो है, आपने इससे पहले बताया भी था, ये जो है गैसेस में बदल देता है किसको, नाइट्रोजन कंपाउंड को। ठीक है, ये कहाँ चले जाते हैं, फिर से रिटर्न चले जाते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं उसका यूज कौन कर सकते हैं, और ये अपटेक बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स के द्वारा भी ले लिए जाते हैं। और ये प्लांट्स को कौन खा लेगा, एनिमल खा लेगा। फिर एनिमल जो है मरेंगे सड़ेंगे तो नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ, मरने सड़ने के बाद जो है फिर से ये नाइट्रोजन जो है इसका ये मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर इस मिट्टी में मिलने के बाद जो है इसका जो है अपटेक कौन करेगा, बैक्टीरिया के द्वारा जो है इसको सड़ा गला के कुछ बैक्टीरिया को फिर से मिट्टी मिला देंगे इस नाइट्रोजन के, और कुछ को गैस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए आगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए इस बैक्टीरिया ने इस नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल दे रहा है नाइट्रोजन को, नाइट्रेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। ठीक है, अब इसका जो है यूजेज हो रहा है, तो इस चार्ट को आप ढंग से देखेंगे एक बार, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है कि कीवर्ड्स जो है इस चैप्टर का, इसको आप लोग देखना है कि एल्गी क्या होती है, एंटीबायोटिक्स हमने बता दिया, एंटीबॉडीज बता दिया, बैक्टीरिया क्या होती है देखना है, कैरियर्स जो कि मॉस्किटो के बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या कौन कौन से होते हैं उसको बात देखना है, फर्मेंटेशंस का प्रोसेस को आपको देखना है, कौन सी गैस निकलती है फर्मेंटेबल प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड, फंजाई क्या होती है उसको देख लेना एक बार, लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया जैसे दही का आपको कर्ड मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल से अभी बात कर रहे थे हम लोग। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशंस क्या होती है उसको देख लेंगे, नाइट्रोजन साइकिल में आपको नाइट्रोजन साइकिल्स को बनाना पड़ेगा। पास्चराइजेशन क्या प्रोसेस होती है इसको आपको देख लेना है, पास्चराइजेशन जो है पास्चर्स के द्वारा, लुइस पास्चर के द्वारा जो है इस प्रोसेस को खोदा गया था। पैथोजन जो बीमारी फैलाती है उसके बारे में देख लेना है, प्रिजर्वेशंस क्या होती है उसको देख लेना है, प्रोटोजोआस के बारे में क्या होती है उसको देख लेना है ढंग से, राइजोबियम्स बैक्टीरिया के बारे में देखनी है, वैक्सीन और वायरसेस ईस्ट के बारे में आपको देख लेनी है। ठीक है, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा, कह रहे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनलीडेड आइल्स आई। अब कह रहा है कि जब भी आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब तक आप नहीं जाते हो तब तक आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप देख नहीं सकते हो। कह रहे कि दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, सभी प्रकार के इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेंजिंग्स फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू द मार्सी लैंड। ये कह रहा है कि एक बर्फ़ से, ठंडे बर्फ़ से लेके एक गर्म मौसम से लेके एक रेगिस्तान तक और एक दलदल तक हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर, हवा में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वाटर में भी और इन बॉडी ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स। ठीक है, और क्या दे में भी अन यूनिसेलुलर्स और मल्टीसेलुलर, ये आपको यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर मतलब कि बहुकोशिकीय, ठीक है, जीव हो सकते हैं। Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Viruses, through different from the above mentioned sea living organisms, are considered microbes. कह रहा है कि
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, फंज आएंगे, प्रोटोजोआ आएंगे और कुछ अलगी आएंगे। लेकिन वायरस जो होते हैं वो जितने भी मेंशन किया गया है ऊपर उससे कुछ अलग होते भी नहीं होते। वायरस आर क्विट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं कुछ अलग होते हैं अलग माइक्रोऑर्गेनिज्म से। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम, प्लांट्स और एनिमल सेल्स। ये एनिमल सेल्स बैक्टीरियम और होस्ट बॉडी के अंदर ही अपना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर में नहीं कर सकते हैं। बाहर के अंदर जो है बाहर जो है वायरस जो है क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके यूजफुल लाभदायक होते हैं कमर्शियली प्रोडक्शंस के लिए, अल्कोहल्स के लिए, मेडिसिन के लिए ये इंपॉर्टेंस होते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड कैन क्लीन अप आवर इन्वायरमेंट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो को डिकम्पोज करते हैं, मतलब सड़ा गला देते हैं जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, और साथ ही आपके ये आपके इन्वायरमेंट को सफाई करने में काम लाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स कॉज सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है डिसेंट्री और मलेरिया नाम की बीमारी होती है। सम ऑफ द डिसेंट्री क्या होती है, पेट में पेट का फूल जाना, पेट में दर्द होना, ये सब बीमारी जो होती है डिसेंट्री का नाम दिया गया है। मलेरिया ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड के अंदर ही पाए जाते हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण होते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे एंड फिक्स नाइट्रोजन्स फ्रॉम एयर इनटू द सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके नोड्यूल्स में पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है Some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into the nitrogenous compound। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके सॉइल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपके नाइट्रोजन जो होते हैं एटमॉस्फेयर को उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू द नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपके नाइट्रोजन कंपाउंड जो आपके मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं उसको क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में सेटअप करते हैं। ये आपके बैक्टीरिया जो होते हैं आपके सॉइल्स के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, तो माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डॉट डॉट डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी। ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा किसके कारण होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर्स, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है तो प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक्स, कौन सी फॉलोइंग जो है इन नीचे दिया गया कौन सा है एंटीबायोटिक्स है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने डिस्कस किया था। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट अलग चीज़ होती है, ये आपके खाने वाले सोडा है। एल्कोहल्स नहीं है, ईस्ट नहीं है, आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, कैरियर्स ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज़, प्रोटोजोआ जो होते हैं जो आपके मलेरिया के कैरियर्स के लिए काम करते हैं कौन है फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कैरियर्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हॉर्स फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ, किसके कारण राइज करते हैं तो ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, द प्रोसेस क्या होती है फर्मेंटेशंस। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, इसको देखिए। पहला है कि बैक्टीरिया राइजोबियम लैक्टोबैसिलस ईस्ट प्रोटोजोन्स एंड वायरस, तो बैक्टीरिया का काम क्या होता है वायरस। फिक्स नाइट्रोजन के लिए किसका काम होगा तो राइजोबियम। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का काम क्या होगा बेकिंग ऑफ ब्रेड कॉजिंग मलेरिया प्रोडक्शन एंटीबायोटिक कॉज कैलेरा। बैक्टीरिया का क्या होगा कॉजिंग कॉलेरा। लैक्टोबैसिलिस्ट का काम क्या हो जाएगा सेटिंग ऑफ कर्ड्स के लिए इसका हो जाएगा। प्रोटोजोन्स का क्या हो जाएगा प्रोटोजन कॉजिंग मलेरिया। ईस्ट में क्या हो जाएगा बेकिंग ब्रेड्स। वायरस का क्या हो जाएगा कॉजिंग वायरस का कॉजिंग एड्स, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, तो लिखेंगे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज
इट इज़ सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए और कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं केवल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो भी आपके मन में अगर डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। तो आपके लिए मेहनत करता हूँ ताकि आपके साथी की तरह आपके लिए काम करता हूँ, आपके फ्रेंड्स हूँ। तो आपको कहीं लगता है कि सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे मन में है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आप वहाँ पे जाइए और कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद, मन से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।